हाँ हाँ, बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और बार ग्राफ के बारे में हो गया था। इसके बाद आता है पाई चार्ट। बच्चों अब आता है पाई चार्ट। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि एक सर्किल के सारे एंगल का सम होता है 360, कितना? तो ये होता है जैसे माना कि 40% फूड पे खर्च कर दिया, 40% किस पे खर्च कर दिया, और 20% आपने रेंट दे दिया। 40 और 20 60, 60 और 30% आपने सेविंग कर ली, और 10% आपने अदर खर्चे कर लिए। टोटल हो गया 100%। टोटल क्या हो गया? इसे बोलते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। क्या? क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो बाउंड्री दिखाता है ऐसा, तो वो पाई चार्ट का एग्जांपल है। किसका? पाई चार्ट का। देखिए पाई चार्ट, सुनो, बार ग्राफ तक कर लिया था। पाई चार्ट में क्या हुआ, जो हमारे घरेलू खर्चे होते हैं जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? जैसे फूड पे 40%, रेंट पे 20%, 30% सेविंग पे, 10% अदर पे, तो ये टोटल हो गया 100%। टोटल कितना हो गया? तो बच्चों इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर का टोटल सबका एंगल कितना होता है? 360। कितना? 360। तो पाई चार्ट क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को बांटता है। फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी है, फूड की फ्रीक्वेंसी, अदर आइटम की 10, सेविंग की 30%, रेंट की 20%, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? तो पाई चार्ट इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Pie chart is a relative frequency distribution which consists a circle which is divided into various sector. Pie chart is a relative frequency distribution which consists a circle which is divided into various sector. Area of each sector is proportional to the frequency of class. Area of each sector is proportional to the frequency of class. It is two-dimensional diagram. It is two-dimensional diagram. Household expenditure and 5-year outlay plan, पंचवर्षीय योजना, 5-year outlay plan are the good example of presenting the data in form of pie chart. There is a concept of central angle. There is a concept of central angle in pie chart.
there is a concept of central angle in pie chart. Central angle equal to frequency upon total frequency into 360 डिग्री. एक सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट होता है पाई चार्ट में. सेंट्रल एंगल होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360 डिग्री. It is two-dimensional diagram. Household expenditure and 5-year outlay plan are the good example of presenting the data in form of pie chart. ये रहा household expenditure. Household expenditure is the example of pie chart presentation. 5-year outlay plan, पंचवर्षीय योजना. बस हो गया, आज हो जाएगा. डाउट्स भी लेने ना. नहीं, वो हटा दी मैंने, दूसरा आ गया मैसेज. अब जैसे सेंट्रल एंगल निकालना है. अब जैसे मैंने यहां लिखा टैक्स और यहां लिखा रेवेन्यू. टैक्स और रेवेन्यू, जैसे लिखा कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, टीडीएस. 12 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, 23 करोड़. और मुझे पूछा है एक्साइज का सेंट्रल एंगल. एक्साइज कंपोनेंट, इसे बोलते हैं कंपोनेंट. तो एक्साइज कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल. और क्या पूछा है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट सेंट्रल एंगल.
हाँ जी। तो बच्चों सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल एंगल इक्वल टू इन सबका टोटल आ रहा है 90। कितना आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री, ये आ गया 48 डिग्री। 20 अपॉन 90 इंटू 360, ये आ गया 80 डिग्री। 35 अपॉन 90 इंटू 360, 140 डिग्री। 23 अपॉन 90 इंटू 360 डिग्री, 92 डिग्री। तो एक्साइज कंपोनेंट, एक्साइज का सेंट्रल एंगल कितना आया? 80। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट, ये है लार्जेस्ट, दोनों का सम 140 डिग्री प्लस 48 डिग्री, 188 डिग्री। लास्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में फर्स्ट नंबर पे था हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल बनते हैं, रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं आता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसे बोलते हैं इक्वल विड्थ। क्या बोलते हैं? अनइक्वल विड्थ का भी होता है। हमारे स्टैट्स के अंदर जो डेटा होता है वो इक्वल विड्थ का भी होता है और अनइक्वल का भी होता है। अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है, अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कई बार 5 का गैप, फिर 15 का गैप, तो उसको 10-10 के गैप पे बना लिया जाता है। तो इट इज एरिया डायग्राम, इसको एरिया डायग्राम कहते हैं। देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप बिटवीन द रेक्टेंगल्स in histogram.
generally it is applicable, generally it is considered for exclusive type of classification and applicable for continuous variable while constructing the histogram. While constructing the histogram, both the height and width are taken into consideration. So it is two-dimensional diagram. In histogram, height of rectangle is proportional to frequency. When class width are equal, when class width are not equal, when class width are not equal, height of rectangle is proportional to frequency density. जो मैंने लिखवाया था फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, एक बार यहां देखो, यहां से बोलो, इन हिस्टोग्राम हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी व्हेन क्लास विड्थ आर इक्वल. जब क्लास विड्थ कैसी हो, जब क्लास विड्थ इक्वल नहीं होगी, व्हेन क्लास विड्थ आर नॉट इक्वल, हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. आंसर लगाना. मॉड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली. तुमसे पूछेगा हिस्टोग्राम से क्या निकलता है. मॉड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम. ये जो हाईएस्ट रेक्टेंगल है ना, हाईएस्ट रेक्टेंगल की लोअर और अपर विड्थ को मिलाते हैं ना, तो जहां पे ये काटता है वो पॉइंट मॉड होता है. मॉड जहां पे ये काटता है वो पॉइंट मॉड होता है. हाईएस्ट रेक्टेंगल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मिलाने से जो पॉइंट मिलता है वो क्या कहलाता है, मॉड. तो हमने क्या लिखा है, मॉड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम. बताओ हिस्टोग्राम से कौन निकल के आता है, मॉड, या मॉड किससे निकलता है, हिस्टोग्राम. केतन कुमार 80 डिग्री कैसे आया था. 20/90 इंटू 360. 20 फ्रीक्वेंसी था, 90 टोटल फ्रीक्वेंसी था, इंटू 360. ऋतिक स्टैट्स का तो कोर्स हो गया, मैथ्स में लगेंगे 20 दिन.
नहीं, 0 से 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 10, 10 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 15, 20 से 30 उसकी फ्रीक्वेंसी 18। तो जो सबसे बड़ी है अगर उसको नीचे मिलाएंगे तो मॉड आ जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल बस दो होते। हिस्टोग्राम से मोड निकालेंगे एग्जाम। सौरभ ये रहा ना, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगल है, इसको इस पे मिलाया, इसको इस पे मिलाया, फिर इसको एक्स एक्सेस पे मिलाया तो मॉड आ गया। ओके, मॉड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। Frequency polygon is a curve which is made by, अगर मान लो कोई हिस्टोग्राम है और उसके मिड पॉइंट को मिलाने से एक टेढ़ा मेढ़ा कर्व बनता है, मिड पॉइंट को मिलाने से एक टेढ़ा मेढ़ा कर्व बनता है, उसका एरिया उतना ही होता है जितना हिस्टोग्राम का होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ कर्व विच इज मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of rectangles of histogram. It has the same area as histogram. बस इसमें इतना ही है। Frequency polygon is a curve which is made by joining the midpoints of rectangles of histogram. It has the same area as histogram.
थर्ड नंबर पे आता है ओजाइव। ओजाइव को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला कहलाता है लेस देन ओजाइव और सेकंड कहलाता है मोर देन ओजाइव। तो जो हमारे पास लेस देन ओजाइव आता है उसकी जो शेप होती है वो एस शेप होती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए होती है। एस शेप कर्व लेस देन ओजाइव। कौन सा ओजाइव? एस शेप कब होता है? लेस देन ओजाइव। फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। देखिए क्या होता है जब इसको प्लॉट करते हैं तो ऐसे आया लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। सही है। तो लेस देन 10 के सामने लिखा हुआ है मान लो 15, 25, 40, 50। तो ये होती है सी एफ। क्या होती है? और ये लेस देन 10 की अपर लिमिट कितनी हुई? तो इसको ऐसे बोलते हैं 10,15। आगे बोलो। तो इस पॉइंट को जब प्लॉट करते हैं तो हमें ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है। तो इसको x बोलते हैं और इसको y। तो जो x होता है उसे एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो लेस देन ओजाइव इट इज एस शेप कर्व। इट इज एस शेप कर्व which is made by taking upper limit of class as x coordinate ब्रैकेट में एप्सिसा and corresponding cumulative frequency as y coordinate। और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये कहलाता है लेस देन ओजाइव का एस शेप कर्व जो अपर लिमिट को x कोऑर्डिनेट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को y कोऑर्डिनेट लेने पे बनता है।
It is S-shaped curve which is made by taking upper limit of class as x coordinate and corresponding cumulative frequency as y coordinate. Cumulative frequency ग्राफ लिखा है. सेकंड आता है मोर देन ओजाइव. मोर देन ओजाइव में आपका एस शेप ऐसे आ जाता है. इट इज आल्सो एस शेप्ड कर्व. इट इज आल्सो एस शेप्ड कर्व which is made by taking lower limit as x coordinate and corresponding CF as y coordinate. Intersecting point of less than ogive and more than ogive gives the value of median. तो जब लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव जहां पे काटते हैं उस पॉइंट को मीडियन कहते हैं. सो मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, पार्टीशन वैल्यूज can be determined graphically using ogive curve. बताओ ओजाइव से कौन निकल के आती है? मीडियन. ओजाइव से कौन निकल के आती है? या मीडियन किससे निकलती है? क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल किससे निकलते हैं? ओजाइव से.
ग्राफिकली यूजिंग ओजाइव कर्व। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव कर्व जिस पॉइंट पे काटते हैं वो मीडियन होता है बस। लास्ट में आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व आर फ्री हैंड स्मूथ कर्व। फ्री हैंड स्मूथ कर्व विच इज लिमिटिंग फॉर्म, which is limiting form of histogram and frequency polygon। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की लिमिटिंग फॉर्म को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। 4 टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है बेल शेप कर्व, दूसरा कहलाता है यू शेप्ड कर्व, तीसरा कहलाता है जे शेप्ड कर्व, और फोर्थ कहलाता है मिक्स्ड कर्व। तो हमारे इसमें बेल शेप कर्व पे क्वेश्चन बनता है, बाकियों पे नहीं बनता। अभी लिखवाऊंगा।
हमारे पास कर्व का नाम आया बेल शेप कर्व. इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व. इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व used for symmetrical distribution. In this curve, mean, median, mode are coincide, equal होते हैं. mean, median, mode are coincide to each other. It is symmetrical at mean. This curve never touch the horizontal axis. Never touch the horizontal axis. This is most commonly used curve. This is used for continuous variable. Such as height, wages, distribution of profit, etc. स्क्यूड मतलब दोनों में. Height, wages, distribution of profit. Continuous variable such as height, wages, distribution of profit.
बच्चों क्या होता है डायग्राम, और वो पूछ लेता है डायमेंशन। क्या पूछ लेता है? डायमेंशन। तो लाइन डायग्राम 1 डायमेंशन, बार ग्राफ 1 डायमेंशन, पाई चार्ट 2 डायमेंशन, रेक्टेंगुलर डायग्राम 2 डायमेंशनल, हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल, सर्कुलर डायग्राम 2 डायमेंशनल, क्यूब 3 डायमेंशनल, क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल, सिलेंडर 3 डायमेंशनल, कोन 3 डायमेंशनल। तो अगर किसी की डायमेंशन पूछे तो आप ये आंसर लगा देना। अब ये चैप्टर होता है फिनिश। ओके, कर लेना इसको। अब डाउट्स बताएंगे। स्क्रूटनी दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्क्रूटनी दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल।